हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे 2018 का पेपर है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड का 2018 का पेपर है। उसके ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए थे फ्रैक्चर तक। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, द रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स फॉलोइंग सिचुएशन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नर्स का रोल पढ़ लिया था। अब है आईसीयू के अंदर क्या रोल रहता है, पोस्टिंग इन आईसीयू। तो वहां से पढ़ेंगे हम। रोल ऑफ नर्स इन आईसीयू। आईसीयू के अंदर नर्स का क्या रोल है, आईसीयू के अंदर नर्स का क्या रोल है, ये पढ़ेंगे। आईसीयू के अंदर नर्स का क्या रोल है। तो आईसीयू के अंदर नर्स का क्या रोल होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आईसीयू के अंदर नर्स का क्या रोल होता है। तो आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू की फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव केयर यूनिट। जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनकी केयर आईसीयू के अंदर की जाती है। जो सीरियस पेशेंट है, जिनको इंट्यूबेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, उनको आईसीयू की केयर की जाती है। एक हॉस्पिटल यूनिट इन विच द पेशेंट रिक्वायर्ड क्लोज मॉनिटरिंग, यानी उसकी क्लोज मॉनिटरिंग की जाए, यानी उसकी ज्यादा मॉनिटरिंग की ज्यादा जरूरत पड़े, क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत पड़े। एंड इंटेंसिव केयर आर हाउस फॉर ए लॉन्ग एज नीड। और जो इंटेंसिव केयर है उसकी कितनी पड़े, लंबे टाइम तक जरूरत पड़े, तो उसे आईसीयू केयर की जाती है। तो क्या होता है इंटेंसिव केयर नर्सिंग, इट इज कंसर्न्ड कॉम्प्लेक्स डिटेल नर्सिंग केयर एज प्रोवाइड इन वेरियस एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन सच एज मल्टीपल ट्रॉमा, बर्न्स, एमआई आफ्टर सर्जरी। जो ऐसी कंडीशन है, कैसी थ्रेटनिंग कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, जिसके अंदर पेशेंट की लाइफ को खतरा हो। ऐसी कंडीशनें जिनके अंदर पेशेंट की लाइफ को खतरा हो, तो लाइफ को खतरा हो, तो जैसे कौन कौन सी होती है, मल्टीपल कोई ट्रॉमा हो गया है, बर्न हो गया है, कोई पेशेंट जल गया है, या एमआई का अटैक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन अटैक है, या कोई सर्जरी है, तो उन सभी पेशेंट की केयर करने के लिए कहाँ पे नर्सिंग केयर करने के लिए आईसीयू के अंदर रखा जाता है। तो वो क्या कहलाती है, इंटेंसिव केयर नर्सिंग कहलाती है। वो नर्सिंग क्या कहलाती है, इंटेंसिव केयर नर्सिंग कहलाती है। अब इसके अंदर जो आईसीयू के अंदर केयर की जाती है, जैसे सीरियस पेशेंट हो गया, एमआई का, बर्न का और आफ्टर सर्जरी का, तो उसके अंदर नर्स का क्या रोल है। तो नर्स का क्या रोल है, तो रोल ऑफ नर्स रिलेटेड टू फिजिकल सेटअप एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड नर्स का क्या रोल है। देखो फिजिकल सेटअप कैसा होना चाहिए आईसीयू का, और इक्विपमेंट क्या क्या होना चाहिए। तो नर्स शुड बी फेमिलियर विथ फिजिकल सेटअप ऑफ आईसीयू। आईसीयू का जो फिजिकल सेटअप है वो कैसा होना चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए। जो आईसीयू है वो फिजिकल सेटअप से परिचित होनी चाहिए, उसको पूरा पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पड़ा है, क्या है कि आईसीयू में कितने बेड है,
कि कितने इंस्ट्रूमेंट है, वो कहाँ कहाँ पड़े हैं, एग्जैक्ट उनकी लोकेशन वगैरह सब कुछ होना चाहिए। तो फिजिकल जो सेटअप है वो पता होना चाहिए। शी शुड हैव नॉलेज ऑफ ईच इक्विपमेंट, और जो आईसीयू के अंदर जो इक्विपमेंट होते हैं, जो उपकरण होते हैं, जो उपकरण होते हैं उनका उसे नॉलेज होना चाहिए, उन्हें उससे नॉलेज होना चाहिए। जैसे लैरिंगोस्कोप वगैरह है ना, जैसे लैरिंगोस्कोप, वेंटी मशीन, वेंटिकेट्स वगैरह, ये जो वहाँ पे आईसीयू के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज में लिए जाते हैं, जैसे भी इंस्ट्रूमेंट यूज में लिए जाते हैं, जो सभी इंस्ट्रूमेंट यूज में लिए जाते हैं, उस चीज का उसे नॉलेज होना चाहिए, उस चीज का नर्स को नॉलेज होना चाहिए, तभी वो वहाँ पे काम कर पाएगी। शी शुड नो वेल हाउ टू ऑपरेट, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कनेक्ट करना है इक्विपमेंट को इन आईसीयू। तो हाउ शी नो वेल हाउ टू ऑपरेट एंड कनेक्ट एन इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है उसको कैसे ऑपरेट करना है, जैसे लैरिंगोस्कोप को कैसे ऑपरेट करना है, या फिर ईटी ट्यूब कैसे डलवानी है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए ईटी ट्यूब डालने के लिए, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने के लिए, या राइस ट्यूब डालने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, या फिर फोलिस कैथेटर डालने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए। और उसे पता भी होना चाहिए कि ये जो वेंटी सर्किट है कहाँ पे कनेक्ट होता है, इसका वायर कहाँ होता है कनेक्ट होता है, नेबुलाइजेशन देने के लिए वायर कहाँ कनेक्ट होंगे, और जो वेंटी के जो वेन सर्किट के जो पाइप वगैरह है वो कहाँ कनेक्ट होंगे, तो ट्यूब वगैरह कहाँ कनेक्ट होगी। तो ये सब उसको क्या होना चाहिए, अच्छे से उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। टू नो वेल हाउ टू ऑपरेट, कैसे उसे ऑपरेट करना है, जैसे वेंटी की मशीन है उसे कैसे ऑपरेट करना है, उसका उसे नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में इमरजेंसी इक्विपमेंट सच एज डिफिब्रिलेटर और आर्टिफिशियल पेसमेकर्स etc should be ready for the patient unit immediately रिसक्सेशन ऑफ पेशेंट। अगर पेशेंट को सीपीआर की जरूरत पड़ती है, कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिटेशन है ना, रिसस्टिटेशन ऑफ द पेशेंट, अगर उस पेशेंट को सीपीआर की जरूरत पड़ती है तो उसे डिफिब्रिलेटर के बारे में पता होना चाहिए, जिसे डीफेब से करंट दिया जाता है। उसके बाद में आर्टिफिशियल कार्डियक पेजमेकर, जो पेजमेकर वगैरह है उसका उसे पता होना चाहिए। शुड बी रेडी इन द पेशेंट यूनिट, और पेशेंट की यूनिट में ये सब चीजें रेडी रहनी चाहिए, कभी भी इमरजेंसी में इनकी जरूरत पड़ सकती है। तो ठीक है, तो ये चीजें भी रेडी रहनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है द नर्स शुड बी स्किल्ड इन ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट टू हैंडल एनी इमरजेंसी इमीडिएटली, और नर्स के अंदर ऐसे स्किल होने चाहिए कि वो इक्विपमेंट को ऑपरेट कर सके, टू हैंडली इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, जो इमरजेंसी सिचुएशन आती है उसके अंदर नर्स को इक्विपमेंट को हैंडल करने की स्किल होनी चाहिए, उसे स्किल आनी चाहिए, वो स्किल। ठीक है, द नर्स शुड चेक द क्लीननेस ऑफ आईसीयू की साफ सफाई का भी नर्स को ध्यान रखना चाहिए, क्लीननेस के। अब है रिलेटेड टू एसेप्टिक टेक्निक का यूज किया जाता है आईसीयू के अंदर। द नर्स शुड नो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेप्सिस के बेसिक प्रिंसिपल उसे पता होने चाहिए। सेप्सिस के जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके बारे में नर्स को पता होना चाहिए। उसे प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, बेसिक सिद्धांत उसे पता होना चाहिए। बेसिक सिद्धांत कैसे इक्विपमेंट वगैरह को स्टराइल रखना है, इक्विपमेंट वगैरह स्टराइल वगैरह कैसे रखना है, स्टराइल टेक्निक कैसे यूज में लेनी है, उस चीज का पता होना चाहिए। एसेप्टिक मतलब जो संक्रमण से फ्री हो, जिसमें कोई भी इंफेक्शन होने का चांसेस ना हो, एसेप्टिक टेक्निक्स। आईसीयू शुड बी प्रॉपरली स्टरलाइज, और स्टरलाइज होना चाहिए। आईसीयू क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्टरलाइज होना चाहिए, उसे फ्यूमिकेट करना चाहिए। से आफ्टर 2 वीक्स और ए मंथ आईसीयू को जो सारे इक्विपमेंट वगैरह है वो स्टराइल इक्विपमेंट होने चाहिए, और आईसीयू को फ्यूमिकेट करना चाहिए। फ्यूमिकेट करना चाहिए कितने, 2 वीक्स, हर 2 वीक से, या फिर मंथ में एक बार, कम से कम महीने में 2 बार, या फिर ऐसे मान लो महीने में 1 बार कम से कम। नर्स शुड टेक यूनिवर्सल प्रिकॉशन, और नर्स को हमेशा यूनिवर्सल प्रिकॉशन का ध्यान में रखना है।
एंड एजुकेट टू अदर फॉर दिस, और नर्स दूसरों को भी एजुकेट करना है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन मतलब उसे ग्लव्स वगैरह, मास्क और इन चीज़ों का यूज करना है, क्योंकि HIV वगैरह पेशेंट्स हो सकते हैं, हेपेटाइटिस के पेशेंट हो सकते हैं, तो उसके क्या होता है, उसके द्वारा नर्स को भी वो बीमारी लग सकती है, तो इसलिए क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। तो उससे बचने के लिए यूनिवर्सल प्रिकॉशन रखना चाहिए। ग्लव्स, मास्क, गॉगल्स, केप और जो है पीपी किट वगैरह भी पहन सकते हैं इन इमरजेंसी सिचुएशंस। द नर्स वर्किंग इन ICU मस्ट बी वेयर गाउन्स, गाउन पहनने चाहिए, ठीक है, गाउन पहनने चाहिए, ग्लव्स पहनना चाहिए, अभी जो मैंने बताया था, ग्लव्स, मास्क, केप टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए ICU नर्स को गाउन पहनना चाहिए, गाउन पहनना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, हाथ के अंदर ग्लव्स पहनने चाहिए, और हाथ के अंदर ग्लव्स पहनने चाहिए, और क्या पहनना चाहिए, केप पहननी चाहिए, ठीक है, मास्क पहनना चाहिए, ये क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए। नर्स शुड एजुकेट द रिलेटिव टू वेयरिंग ऑफ गाउन्स व्हाइल एंटरिंग इन ICU। और नर्स को क्या एजुकेट करना चाहिए, रिलेटिव को भी एजुकेट करना है कि वो गाउन पहन के आए, जब ICU के अंदर आए तो वो गाउन पहन के आए। नर्स आल्सो एजुकेट टू रिलेटिव टू वेयरिंग गाउन, वो भी गाउन पहन के आए अगर ICU के अंदर आना है तो। उसके बाद में नेक्स्ट है ऑल द आर्टिकल ऑफ ICU शुड बी स्टरलाइज। जो सारे आर्टिकल्स है, इक्विपमेंट्स हैं, जो ICU के अंदर यूज में लेने वाले सारे इक्विपमेंट है, वो स्टरलाइज होने चाहिए, वो डिसइंफेक्टेड होने चाहिए, स्टरलाइज होने चाहिए, इन्फेक्शन फ्री मतलब विसंक्रमित होने चाहिए। एनी प्रोसीजर डन इन ICU, अगर कोई ICU के अंदर कोई प्रोसीजर करते हैं तो शुड बी डन विद ग्लव्स, गाउन और एज नीडेड। और जो वो भी प्रोसीजर करते हैं तो उसके अंदर गाउन वगैरह सब पहनना है, ग्लव्स पहनना है, और भी जो इक्विपमेंट की जरूरत पड़े जैसे गॉगल्स पहनना है और केप वगैरह लगानी है, तो वो सारे पहनने चाहिए। ऑल आर्टिकल इन ICU शुड बी फुमिगेट प्रॉपरली आफ्टर ए मंथ। हर मंथ के अंदर सारे आइटम्स को अच्छे से फुमिगेट करना है। फुमिगेट स्टरलाइज का एक प्रोसेस है। रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन से रिलेटेड क्या ध्यान रखना चाहिए, रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ मेडिसिन, तो नर्स शुड नो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए नर्स को, बेसिक प्रिंसिपल ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन करने के, ड्रग्स देने के बेसिक प्रिंसिपल नर्स को पता होना चाहिए कि ड्रग्स देते समय क्या क्या चीज में ध्यान रखनी है। जैसे राइट पेशेंट, हमेशा जिस पेशेंट को दवाई देनी है वही पेशेंट होना चाहिए, राइट पेशेंट, उसी पेशेंट को दवाई मिलनी चाहिए। उसके बाद में राइट मेडिसिन, जो मेडिसिन दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है, वो उसका प्रिंसिपल है। राइट मेडिसिन, वही मेडिसिन होनी चाहिए। राइट डोज, जितनी मात्रा में डोज एडवाइज की गई है उतनी ही मात्रा में डोज देनी चाहिए। उसके बाद में राइट टाइम, वो उसी टाइम पे मेडिसिन दी जानी चाहिए जिस टाइम पे डॉक्टर ने एडवाइज की है। और राइट रूट, उस रूट से दी जानी चाहिए, जैसे IV रूट से, IM रूट से, ठीक है, और ID रूट से या सबक्यूट रूट से। एक जिस रूट से डॉक्टर ने एडवाइज की है उसी रूट से देनी चाहिए, जैसे ओरली भी हो सकता है, ऐसे जो भी रूट है उससे होनी चाहिए। उसके बाद में टाइम, जैसे 8 बजे या फिर 10 बजे, जिस टाइम डॉक्टर ने एडवाइज की है BD TDS वैसे होनी चाहिए। डोज, जितनी मात्रा में, जैसे 500 mg, 600 mg, 700 mg, जितनी mg है उतनी ही mg जानी चाहिए। जैसे मेडिसिन, उस वही मेडिसिन चाहिए, जैसे PCM या फिर कोई दूसरी मेडिसिन हो, PCM हो या MSET हो, ऐसे वही मेडिसिन होनी चाहिए। और वही पेशेंट होना चाहिए, सेम टू सेम पेशेंट होना चाहिए, जिसको देनी है वही पेशेंट होना चाहिए। कभी कभी दूसरे पेशेंट को लग जाती है ड्रग्स, तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। बिफोर एडमिसिंग द ड्रग्स चेक द लेबल केयरफुली, और उसका लेबल जो है, ड्रग्स का लेबल है वो केयरफुली चेक करना चाहिए। उस ड्रग्स के ऊपर जो लेबल बना हुआ है उसका नाम वगैरह सब चेक करना चाहिए अच्छे से। डू नॉट टेक ओरल ऑर्डर, सर्टेन ड्रग्स में बी प्रोनाउंस सिमिलरली, स्टेप्टोमाइसिन और स्टेप्टोकाइनेस। जैसे कभी भी ओरली ऑर्डर देते हैं तो वो ज्यादातर नहीं देनी चाहिए, रिटर्न ऑर्डर ज्यादा मान्य होते हैं। रिटर्न ऑर्डर को भी 3 बार क्रॉस चेक करके देखना चाहिए
तो कभी कभी क्या होता है, ओरल ऑर्डर दिया तो डॉक्टर ने सेम नाम की मेडिसिन हो सकती है तो गलती से दूसरी मेडिसिन जा सकती है, इसीलिए रिटर्न ऑर्डर देखने चाहिए। ओरल जो बोला हुआ है उसमें कभी कभी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है, सिमिलर होता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन और स्ट्रेप्टोकाइनेज सेम सेम से लगते हैं, है ना। अगर नहीं डॉक्टर ने बोला कि स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दो तो जल्दी से वो सुनने में अच्छे से नहीं आया या फिर वो समझे नहीं तो स्ट्रेप्टोकाइनेज दे सकते हैं उसकी जगह, तो या फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज की जगह स्ट्रेप्टोमाइसिन दे सकते हैं, तो वो सिमिलर ड्रग्स की वजह से ये ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की अलग ड्रग्स होती है जो कि टीबी वगैरह में यूज होती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज अलग ड्रग्स होती है जो कि एमआई के पेशेंटों के लिए यूज होती है, जो क्लॉट वगैरह को डिजोल्व करने के लिए। तो नर्स शुड बी नो वेल अबाउट द इमरजेंसी ड्रग्स देयर करेक्ट डोज, और नर्स को इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और उसकी डोजेज कितनी जाती है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। इमरजेंसी ड्रग्स है जैसे एड्रेलिन वगैरह हो गई, एट्रोपिन वगैरह हो गई, नॉन एड्रेलिन हो गई, नोराइड हो गई, डोपामिन हो गई, ऐसी ड्रग्स के बारे में नर्स को नॉलेज होना चाहिए। उसका ड्रग्स का कितनी मात्रा में दी जाती है उसका भी नॉलेज होना चाहिए, कैसे इसका इन्फ्यूजन बनाते हैं उसका भी नॉलेज होना चाहिए, कितनी मात्रा में फर्स्ट डोज दी जाती है वो उसका भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है इमरजेंसी ट्रे शुड बी रेडी फॉर एंड ऑल द ड्रग्स मस्ट बी कीप इन ट्रे विथ विजिबल लेबल। इमरजेंसी जो ट्रे है, जो इमरजेंसी ट्रे है वो हमेशा रेडी रहनी चाहिए। इमरजेंसी ट्रे कौन सी होती है, जो सीपीआर जो पेशेंट है ना, कार्डियक अरेस्ट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं उनके लिए इमरजेंसी ट्रे हमेशा रेडी होनी चाहिए। जैसे एम्बूबैग वगैरह, ईटी ट्यूब वगैरह और वेन सर्किट के जो किट वगैरह है और एयरवे वगैरह, ये सारे सिरिंज वगैरह सारे जो इमरजेंसी इक्विपमेंट होते हैं, जो इमरजेंसी ट्रे होती है वो रेडी होनी चाहिए। उसके अंदर सारी इमरजेंसी मेडिसिन है जैसे एट्रोपिन, एड्रेलिन, डोपामिन, नोरएड्रेनालिन, ऐसी बहुत सारी ड्रग्स आती है इमरजेंसी ड्रग्स, वो भी उसके अंदर रेडी रहनी चाहिए। तो इमरजेंसी ट्रॉली हमेशा रेडी रहनी चाहिए आईसीयू के अंदर, क्योंकि वहां पे ज्यादा सीरियस पेशेंट आते हैं। देयर मस्ट बी ए सेपरेट प्लेस फॉर आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड के लिए एक सेपरेट प्लेस होता है। ऑल फ्लूइड प्लेस मस्ट बी लेबल एंड आउटसाइड इफ द प्लेस इन बॉक्स। तो आईवी फ्लूइड वगैरह के लिए एक सेपरेट प्लेस होना चाहिए। नो ड्रग शुड बी मिक्स अनलेस इट इज टोल्ड। जब तक कोई भी दूसरी ड्रग्स के साथ में मिक्स नहीं करनी चाहिए जब तक कि बोले ना। व्हेन इट इज बी एडमिनिस्टर्ड विथ आईवी ड्रिप, ईच ड्रग शुड बी कनेक्ट विथ 3 स्टॉपेक्स। तो क्या होता है कि जो आईवी ड्रिप्स वगैरह लगा रहे हो तो वो क्या करनी चाहिए, व्हेन इट इज एडमिनिस्टर्ड विथ आईवी ड्रिप, ईच ड्रग शुड बी कनेक्ट विथ 3 स्टॉपेज। 3 स्टॉपेज मतलब अलग अलग लगानी चाहिए। अगर ड्रग्स आईवी ड्रिप के साथ में लगा रहे हो तो 3 स्टॉपेज वाला वो लगाना चाहिए, 3 फ्लो, है ना। तो उसके अंदर से अलग अलग के थ्रू दी जानी चाहिए, उसमें नहीं है कि मिक्स करके उसमें दे दी जाए। उसके बाद में नेक्स्ट है चेक द क्लिनिकल रेस्पॉन्स ऑफ पेशेंट टू ड्रग्स। जो क्लिनिकल रेस्पॉन्स है पेशेंट रेस्पॉन्स देखना चाहिए। चेक द रेस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट टू ड्रग्स व्हेन द पेशेंट हैज बी साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स और डिसकंटिन्यू द ड्रग्स। अगर पेशेंट को कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह हो तो जैसे ही ड्रग्स देते हैं तो पेशेंट को जैसे ही ड्रग्स देते हैं तो उसका रेस्पॉन्स देखना चाहिए। रेस्पॉन्स देखना चाहिए, अगर उसे क्या पता साइड इफेक्ट वगैरह हो उस चीज़ का, तो इसलिए उसका रेस्पॉन्स देखना चाहिए। अगर उसे साइड इफेक्ट वगैरह होने लगे उस ड्रग्स का तो उसे जल्दी से डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है। पेशेंट केयर इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, और पेशेंट की जो केयर करना है वो सबसे प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स की। नर्स शुड बी कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट इन आईसीयू, और नर्स को क्या करना, अच्छे से पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करना है।
उसके बाद में चेक वाइटल साइन हाफ आवरली, हर आधे घंटे से वाइटल साइन चेक करने हैं, टीपीआर बीपी चेक करना है, टीपीआर बीपी हर आधे घंटे से चेक करना है। चेक द नर्स यूरिन आउटपुट वगैरह, इनपुट आउटपुट वगैरह भी अच्छे से चेक करना है, 2 आवरली इनपुट आउटपुट चेक करना है, यूरिन आउटपुट उसका हर 2 घंटे से चेक करना है, ठीक है। और इनपुट आउटपुट चार्ट को मेंटेन रखना है। मेंटेन द पर्सनल हाइजीन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की जो पर्सनल हाइजीन है उसका भी ध्यान रखना है। ऑल क्लोथिंग एंड बेड लिनन शुड बी चेंज डेली, और जो पेशेंट के जो क्लॉथ्स वगैरह कपड़े वगैरह हैं वो डेली चेंज करने हैं। बेडशीट वगैरह है वो डेली चेंज करनी है। पेशेंट के जो वाइटल साइंस है वो हर आधे घंटे से चेक करने हैं। पेशेंट का जो आउटपुट आ रहा है वो हर 2 घंटे से चेक करना है, ठीक है। और पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना है। द नर्स शुड नो हाउ टू केयर पेशेंट विद डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट विथ वेंटिलेटर्स, और जो पेशेंट है उसकी केयर कैसे की जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट से और विथ वेंटिलेटर, वेंटिलेटर के साथ में कैसे केयर की जाती है, तो उसका भी ध्यान में रखना है। द नर्स इमरजेंसी ड्रग्स एंड आईवी फ्लूइड शुड बी गिवन केयरफुली, और जो इमरजेंसी ड्रग्स दी जाती है और आईवी फ्लूइड दिया जाता है उसका केयरफुली ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में नर्स डेली चेंज द टेप्स बैंडेज यूज फॉर सिक्योरिंग ऑफ कैनुला और एटी ट्यूब्स, जो एटी ट्यूब्स वगैरह की जो टेप्स वगैरह होती है, जो एटी ट्यूब के यहाँ पे टेप लगाते हैं पेशेंट के, या फिर कैनुला की जो टेप लगाते हैं उसका भी ध्यान रखना है, उसे डेली चेंज करना है। उससे भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। उसके बाद में नर्स शुड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द सक्शन एनजी ट्यूब फीडिंग, नर्स शुड हैव प्रॉपर नॉलेज, उसे प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। किस चीज का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उसे, नर्स को सक्शनिंग का, उसे पेशेंट का सक्शन कैसे करते हैं, पेशेंट के अगर सिक्रीशन वगैरह ज्यादा आ रहे हैं तो सक्शन कैसे करते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। एनजी फीडिंग का, नेजोगैस्ट्रियल फीडिंग, ट्यूब फीडिंग कैसे कराते हैं, उसे ट्यूब फीडिंग कैसे कराते हैं। एनजी फीडिंग यानी नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग, जो नाक से एक ट्यूब डाली जाती है स्टोमक में, उसमें क्या करा जाता है, लिक्विड वगैरह दिया जाता है पानी को, जो पानी वगैरह या फूड के जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, जैसे जूस वगैरह हो सकते हैं या फिर चावल का पानी, दाल का पानी, ऐसा कुछ हो सकता है, जो पेशेंट ओरली नहीं ले पाते उन्हें एनजी ट्यूब डाल के उसे खाना दिया जाता है, तो उसकी केयर का भी नॉलेज होना चाहिए। द नर्स शुड डू ऑल प्रोटेक्टर्स केयरफुली, जो प्रोसीजर है, सॉरी ऑल प्रोसीजर, सारे प्रोसीजर का नॉलेज होना चाहिए, वो केयरफुली वो प्रोसीजर करने चाहिए, ठीक है। नर्स शुड बी ऑल प्रोसीजर केयरफुली, प्रोसीजर कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोसीजर हो गया जैसे एनजी ट्यूब डालना, ये एक प्रोसीजर है, टेम्परेचर लेना प्रोसीजर है, बीपी लेना प्रोसीजर है, और फोलिस कैथेटर डालना प्रोसीजर, इन सारे प्रोसीजर को केयरफुली करना चाहिए और उसे उस चीज़ का नॉलेज भी होना चाहिए, तभी वो उस प्रोसीजर को कर सकती है। शी शुड हैव नॉलेज अबाउट द केयर ऑफ अनकॉन्शियस एंड सीरियसली इल पेशेंट, और उसे जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, जो बेहोश पेशेंट होते हैं, उनका केयर करने का नॉलेज होना चाहिए, उनकी केयर कैसे की जाती है। जो बेहोश पेशेंट होते हैं तो वो होश में नहीं होते, कोमा में होंगे या फिर बेहोश होंगे, तो उनकी केयर कैसे की जाती है उसका नॉलेज नर्स को होना चाहिए। और जो सीरियस इल पेशेंट है, जो बहुत ज़्यादा बीमार है, सीरियसली इल पेशेंट है, उनका भी उसे नॉलेज होना चाहिए कि उसकी केयर कैसे की जाती है, उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नर्स शी शुड मेंटेन ऑल रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट केयरफुली, और उसे जो ये वर्क करते हैं आईसीयू के अंदर जो काम करते हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड उसे लिखना चाहिए और उसकी रिपोर्टिंग वगैरह करनी चाहिए, तो उसका चीज़ का भी केयरफुली उसे रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और उसे कैसे रिकॉर्ड करना है, मेंटेन करना है, उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स, ज्यादातर जो एमएसएन में क्वेश्चन आते हैं नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले, नर्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं कि नर्स की इस बीमारी में क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बीमारी में क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेन एग्जाम के अंदर, तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने चाहिए, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप भी क्या हो, नर्स हो, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ये पेशेंट की केयर करने में, वो सारे क्वेश्चन आते हैं। तो नर्स
रोल इन केयर ऑफ पेशेंट ऑफ रोड साइड एक्सीडेंट। अगर किसी पेशेंट का रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, रोड पर एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी केयर नर्स कैसे केयर करेगी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो दीज रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टू अटेंड द पेशेंट क्विकली एंड क्लेमली। क्या करना है, जल्दी से जल्दी पेशेंट को क्या करना है, अटेंड करना है। क्विक पेशेंट को क्या करना है, अटेंड करना है, जल्दी से जल्दी पेशेंट को अटेंड करना है। जल्दी से जल्दी पेशेंट को अटैक करना है। उसके बाद में प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, और पेशेंट को कैसी पोजीशन देनी है, कंफर्टेबल पोजीशन, जिस पोजीशन में पेशेंट अपने आप को कंफर्ट फील करे, मतलब अच्छा महसूस करे, वो वाली पोजीशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है। उसके बाद में मेंटेन एन एडिक्वेट एयरवे प्रायोरिटी, और जो पेशेंट का एयरवे है, हमेशा एयरवे को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसके एयरवे को प्रायोरिटी देनी चाहिए। पेशेंट का एयरवे चेक करना चाहिए, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अगर पेशेंट का एयरवे ही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा और वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी रखी जाती है वो एयरवे की प्रायोरिटी रखी जाती है। तो एयरवे ऑन प्रायोरिटी। और क्लियर द माउथ, माउथ को क्या करना है, क्लियर करना है। इंसर्ट एंड ओरल एयरवे, और ओरल एयरवे उसे लगा देना है। असिस्ट विद द इंट्यूबेशन, और इंट्यूबेशन के लिए उसे असिस्ट करवाना है। और थेरेपी और एसेंस कंटिन्यूसली पेशेंट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, और पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी कंटिन्यूसली क्या करना है, उसका भी असेसमेंट करते रहना है। ठीक है। अगर पेशेंट को माउथ एयरवे डाल सकते हैं और इंट्यूबेशन की जरूरत पड़े तो इंट्यूबेशन करना है, और उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह कंटिन्यूसली चेक करते रहना है। चेक वाइटल साइंस प्रॉपरली एंड क्विकली, पेशेंट के वाइटल साइंस है वो चेक करते रहना है प्रॉपरली, और जल्दी जल्दी चेक करना है हर आधे घंटे से। चेक फॉर एनी हेमरेज एंड मैनेज द सर्कुलेटरी एसेस। हेमरेज मतलब कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही हो, ब्लीडिंग वगैरह है तो उसको चेक करना है। अगर पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया तो ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो ब्लीडिंग को सबसे पहले चेक करना है। मैनेज देयर सर्कुलेटरी इशू, और प्रोवाइड बेस लाइन डाटा, प्रोवाइड बेस लाइन मेजरमेंट रिगार्डिंग द वाइटल साइंस एंड कॉन्शियसनेस लेवल, और पेशेंट के जो बेस लाइन डाटा है वो चेक करने हैं, वाइटल साइंस वगैरह, और पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करना है, होश में है कि नहीं है, बेहोश है कि कैसा है, वो कॉन्शियस लेवल चेक करना है। उसके बाद में नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट है एडमिनिस्टर्ड आई फ्लूइड एंड इमरजेंसी मेडिसिन एज ऑर्डर। जो मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और आई फ्लूइड एडवाइज किया हुआ है डॉक्टर ने, वो तुरंत देनी है, जो डॉक्टर ने एडवाइज की है वो देनी है। ड्राई टू प्रिवेंट फर्दर सेकेंडरी इंजरी, और पेशेंट को दूसरी कोई इंजरी से बचाना है। रेगुलरली मॉनिटर ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, और पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल जो असेसमेंट है उसका रेगुलर मॉनिटरिंग करना है। उसके बाद में अरेंज फॉर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी टेस्टिंग, उसका डायग्नोस निकालना है कि उसे क्या प्रॉब्लम हुई है, फ्रैक्चर हो गया है या और अदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसका डायग्नोसिस का पता करना है। उसके बाद में कुछ लेबोरेटरी टेस्ट करके, और इक्विपमेंट एज ऑर्डर फॉर फिजिशियन, तो उसके लेबोरेटरी टेस्ट करने हैं, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह हो सकते हैं, सीबीसी वगैरह हो गया, या फिर यूएसजी वगैरह हो गया, सीटी स्कैन हो गया, जो भी है। ठीक है, डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। प्रोवाइड एडिक्वेट इमोशनल सपोर्ट, और पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। टीचिंग नीड बाय द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर, और फैमिली मेंबर को और पेशेंट को टीच करा सकते हो, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन स्पेशली रिलेटेड वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसका ध्यान रखना है। इट इंक्लूड पल्मोनरी कंट्यूजन, अगर कोई पल्मोनरी कंट्यूजन वगैरह हो गया तो उसका ध्यान रखना है। न्यूमोथोरैक्स वगैरह हो गया है तो उसका ध्यान रखना है। उसके बाद में डायफ्रामेटिक हर्निएशन हो सकता है, शुड बी डील प्रॉम्प्टली यूजिंग बाय स्टेबलाइजेशन मेथड सच एज O2 थेरेपी, और ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जल्दी से जल्दी O2 थेरेपी लगाना है।
एनाल्जेसिया देना है या फिर थोरेसिक ड्रेनेज करना है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द ट्राइज फॉर प्रायोरिटीज इंजरी बेस्ड मेडिकल नीड्स। और ट्राइज का यूज करना है, जैसे इमरजेंसी के लिए ट्राइज का यूज करना है। जैसे ज़्यादा इंजरी है तो वो रेड के अंदर है, ब्लैक है तो डेथ के अंदर आ गया, येलो है तो अलग आ गया, तो ये ट्राइज सिस्टम होता है, उसके अंदर वो उसका यूज करके उसे ट्रीट करना है। उसके बाद में आइडेंटिफाई द मेडिकल प्रॉब्लम एंड डॉक्यूमेंट्स द मेडिकल हिस्ट्री। और पेशेंट की जो मेडिकल प्रॉब्लम है उसका पता लगाना है, और डॉक्यूमेंट हिस्ट्री का भी पता लगाना है कि उसका डॉक्यूमेंट हिस्ट्री क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ द मेडिकल हिस्ट्री उसका पता लगाना है। टेक ब्लड सैंपल्स, और पेशेंट के क्या है ब्लड सैंपल वगैरह लेने हैं, ताकि पेशेंट के ब्लड सैंपल्स वगैरह लेने हैं ताकि उसे पता लगाया जा सके कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। उसके बाद में टेक ब्लड सैंपल, क्लीन एंड बैंडेज ऑफ द वुंड, और वुंड हो गया तो उसे क्लीन करे, साफ करे और उसे बैंडेजिंग कर दे यानी पट्टी बांध दे। एडमिशन मेडिकेशन और मेडिसिन दे उसे। पेशेंट को मेंटेन प्रॉपर सप्लाई ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, और से प्रॉपर सप्लाई प्रोवाइड करें। उसके बाद में हैव कंटिन्यू वॉच द पेशेंट इन कंडीशन, और पेशेंट की कंडीशन को कंटिन्यू वॉच करते रहे। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटरेक्ट क्या होता है। इसमें से 3 ही क्वेश्चन करने हैं, 6 नंबर क्वेश्चन में से सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। तो कैटरेक्ट क्या होता है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है, बेनाइन हाइपरप्लेजिया क्या होता है, और फॉरबिड यूट्रस क्या होता है, फाइब्रोइड यूट्रस क्या होता है, फाइब्रोइड यूट्रस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कैटरेक्ट के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, तो उस क्लास में देख सकते हो। कैटरेक्ट के बारे में तो मैंने पढ़ा दिया है, पूरी कैटरेक्ट के बारे में एक क्लास ली हुई है, तो उसके अंदर पढ़ेंगे तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा। ये 5 ही नंबर का क्वेश्चन आता है, तो शॉर्ट्स में लिख सकते हो, तो उस क्लास में जाके देख सकते हो। उसके बाद में है नेक्स्ट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस और बिनाइन हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पोस्ट एक्सपोजर prophylaxis. Post exposure prophylaxis is post exposure prevention. Any preventive medical treatment start after exposure of pathogen in order of prevent infection to occur. For example, HIV, hepatitis, rabies. तो इसमें क्या होता है, रोगजनक के संपर्क में आने के बाद संक्रमण को रोकने के लिए जो चिकित्सा उपचार किया जाता है, जो पैथोजन के कांटेक्ट में आने के बाद में जो ट्रीटमेंट किया जाता है, जो उपचार शुरू किया जाता है, उदाहरण के लिए वही क्या कहता है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस कहलाता है। पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस क्या हो गया, अगर किसी के कांटेक्ट में आ गए, जैसे HIV पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए, या हेपेटाइटिस पेशेंट के कांटेक्ट, या रेबीज के कांटेक्ट में आ गए, तो उसके बाद में जो क्या मेडिसिन ली जाती है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, एक्सपोजर होने के बाद में क्या मेडिसिन ली जाती है। एक होता है प्री एक्सपोजर, जब कांटेक्ट में आने से पहले ही कुछ मेडिसिन ली जाती है, या जो है पोस्ट एक्सपोजर, या एक्सपोज होने के बाद में क्या किया जाता है, प्रोफाइलेक्सिस, क्या मेडिसिन ली जाती है, वो इसके अंदर आती है। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस होते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस या पोस्ट एक्सपोजर प्रिवेंशन एनी प्रिवेंटिव मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई भी प्रिवेंटिव मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो टेबलेट वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, आफ्टर एक्सपोज ऑफ पैथोजन, कोई भी पैथोजन के कांटेक्ट में आने पर, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन से बचने के लिए। अगर जैसे HIV पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए, जैसे निडल वगैरह चुभ गई है, या फिर हेपेटाइटिस पेशेंट की निडल वगैरह चुभ गई है, या फिर और कुछ ब्लड के कांटेक्ट में आ गए, या फिर रेबीज के कांटेक्ट में आ गए,
तो अगर आने के बाद में क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे बचने के लिए, वो आता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के अंदर। इट इज ए शॉर्ट टर्म एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। जो HIV पेशेंट के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, जो है HIV पेशेंट के कांटेक्ट में आने पर उसको ये दिया जाता है। ट्रीटमेंट टू रिड्यूस लाइकहुड ऑफ HIV इन्फेक्शन, वो HIV इन्फेक्शन से बचने के लिए इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। आफ्टर पोटेंशियल एक्सपोजर ऑफ HIV, अगर HIV के कांटेक्ट में आ गया, HIV पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया तो उसे एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है वो HIV से बचने के लिए। इट मस्ट बी स्टार्ट विद इन 72 आवर्स, और अगर कांटेक्ट में आते ही कितने टाइम में स्टार्ट करना चाहिए, 72 आवर्स के अंदर अंदर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, 72 घंटे के अंदर अंदर। और आफ्टर द रिसेंट पॉसिबल एक्सपोजर ऑफ HIV अगर पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया तो 72 आवर के अंदर अंदर, 72 घंटे के अंदर अंदर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। विद इन द हेल्थ सेक्टर इट शुड बी स्टार्टेड एज पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सल प्रिकॉशन पैकेज, और जो हेल्थ वर्कर है उसके यूनिवर्सल प्रिकॉशन पैकेज के अंदर ये ट्रीटमेंट आता है, ठीक है, स्टार्ट किया जाता है। द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेसिस इज सेफ बट मे कॉज साइड इफेक्ट, ये सेफ रहती है, ये एक्सपोजर अगर कांटेक्ट में आ गया तो ये जो मेडिसिन है वो सेफ रहेगी, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इस ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लाइक नोजिया होगा, नोजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं पेशेंट को ये ड्रग्स लेने के ऊपर। ये ड्रग्स लेने पर पेशेंट को ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, नोजिया, हेडेक, डायरिया जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। इन सम पीपल दीज साइड इफेक्ट कैन बी ट्रीटेड और नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, ये जो साइड इफेक्ट है उसको ट्रीट किया जा सकता है, जैसे डायरिया को ट्रीट किया जा सकता है, हेडेक को ट्रीट किया जा सकता है, बट ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इसकी वजह से जान वगैरह नहीं जाएगी, डेथ वगैरह नहीं हो सकती। इसके बाद में नेक्स्ट है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 3 anti-HIV drugs from 2 of different classes। तो इसके अंदर 3 anti-HIV ड्रग्स दी जाती है। तो फर्स्ट जो है वो AGT ड्रग्स है, AGT इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस। तो इसके अंदर आता है जूडोविडीन, जो ड्रग्स है वो आती है जूडोविडीन और डाइडोक्सीनोसाइन और डाइडिऑक्सीसिटिडीन, ये कुछ ड्रग्स है जूडोविडीन वगैरह। तो ये 3 ड्रग्स यूज में ली जाती है, आर प्रोफाइलेसिस ड्रग्स, ये HIV के लिए यूज में ली जाती है। उसके बाद में डिडोक्सीनोसिन और डिडोक्सीसिटिडाइन, इसके नाम है डिडोक्सीनोसिन और डिडोक्सीसिटिडाइन और जूडोविडीन। ये 3 ड्रग्स है जो AGT के रूप में दी जाती है, AGT। उसके बाद में ये उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। द PEP मेडिसिन मस्ट बी टेकन एवरी डे फॉर 28 डेज, 28 डेज के लिए लेनी पड़ती है PEP ड्रग्स। ये प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट हो गया। अब है बिनाइन हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट, बिनाइन हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट। इसके बारे में पढ़ेंगे, बिनाइन हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट। It is age-associated prostate gland enlargement that can be cause urination difficulty। ये एज से रिलेटेड है, ये जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है। बिनाइन प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक तो मेल के अंदर होती है,
मेल के अंदर होती है। तो ये एज के कारण धीरे धीरे एज जैसे बढ़ती है वो साइज बढ़ जाती है। एसोसिएट प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट दैट कैन बी कॉज यूरिन डिफिकल्टी। जैसे जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ती है तो उसके कारण क्या हो जाएगा, यूरिन की डिफिकल्टी हो जाएगी, यूरिन पास बहुत मुश्किल से होता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है जो एज के कारण धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ज़्यादातर मेल में या मेल में ही प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। तो ये मेल के अंदर जैसे जैसे किसी साइज बढ़ती है तो उसके कारण यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती है, यूरिन करने में प्रॉब्लम आती है। प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट, तो प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट, द एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट कॉन्स्टिक्स ऑफ यूरेथ्रा कॉजिंग यूरिनरी सिम्टम्स। ये क्या करती है, इसका एनलार्जमेंट क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा के पास में होती है तो उसका एनलार्जमेंट होगा तो क्या होगा, तो सिम्टम कैसे आएंगे, यूरिनरी रिटेंशन वाले सिम्टम आएंगे, यूरिन कम पास होगा। तो 1 of 4 men who reach the age of 80 will require treatment of BPH, benign prostate ट्रीटमेंट का हाइपरप्लेजिया। ये जो 4 में से एक व्यक्ति को जो 80 साल से ऊपर हो गए हैं उन्हें बीपीएच की प्रॉब्लम रहती है। तो इसका मेन कारण क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एजिंग दैट प्रेजेंट ऑफ सर्कुलेटरी एंड्रोजन आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ बीपीएच। तो इसके अंदर जो एजिंग एक सबसे बड़ा कारण है, एज बढ़ती है तो उसके कारण क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन जो रहते हैं उसका सर्कुलेटरी डेवलप होने के कारण, प्रेजेंस होने के कारण तो इसका क्या बीपीएच डेवलपमेंट हो जाता है। और द प्रोस्टेटिक टिश्यू फॉर्म द न्यूडल्स आर एनलार्जमेंट अकर्स। और जो प्रोस्टेटिक टिश्यू होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के जो टिश्यू होते हैं वो उसके निडुल क्या होते हैं, उनके एनलार्जमेंट हो जाते हैं तो उसके कारण हो सकता है। उसके बाद में नॉर्मली थिन फाइबर आउटर कैप्सूल आर प्रोस्टेट बिकम स्पंजी एंड थिन एनलार्जमेंट प्रोग्रेस। इसके अंदर क्या होता है, प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होने लग जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बिकम द कंप्रेस नेरोइंग। इसके कारण क्या होगी, जो यूरेथ्रा है वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी नेरो हो जाएगी, जो यूरेथ्रा वगैरह है वो नेरो हो जाएगी। ब्लडर मस्कुलेट वर्क हार्डर एंड एम्प्टी यूरिन। और उसके कारण क्या हो गया, तो क्या होगा, ब्लडर मस्कुलेट वर्क टू हार्डर एंड एम्प्टी यूरिन। इसके कारण जो यूरिन है वो पास नहीं हो पाएगा, वो एम्प्टी नहीं हो पाएगा ब्लडर। इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन कॉज भी ट्रेबेकुलेशंस ऑफ द ब्लडर एंड डिक्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। उसके कारण तो ब्लडर के अंदर ट्रेबेकुलेशन हो सकता है और इलास्टिसिटी है वो कम हो जाएगी, उसकी ब्लडर की जो इलास्टिसिटी है वो और कम हो जाएगी, ये भी कम हो जाएगी। ये कुछ सिम्टम नहीं है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके अंदर क्या सिम्टम, इन अर्ली ग्रेजुअल प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट देयर आर नो सिम्टम। अर्ली स्टेज के अंदर कोई भी सिम्टम नहीं आते हैं, नो सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं, बिकॉज द ब्लडर मस्कुलराइजेशन कैन बी इनिशिएट कंपनसेट इन इंक्रीज यूरेथ्रल रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम, उसके बाद में ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम density diminution in size of forced urination, urinary streams, terminal dibbling, sensation of complete empty bladder, urination retention। अब इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है और ब्लैडर क्या होगा, ब्लैडर का सेंसेशन होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, डिबलिंग होने लगेगी, ये कुछ प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ सकती है। उसके बाद में है इरेटिव अवॉइडिंग सिम्टम्स लाइक यूरिजेसी, फ्रीक्वेंसी, ये कुछ सिम्टम्स और आने लग जाएंगे उसे। अवॉइडिंग सिम्टम्स इंक्लूडिंग लाइक यूरिजेसी, जब जल्दी यूरिन लगेगा, फ्रीक्वेंसी और नेक्चूरिया हो सकता है, नाइट में यूरिन लगे, ऐसे कुछ सिम्टम आ सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए रेक्टल एग्जामिनेशन किया जा सकता है और फ्रीम और सिमेट्रिक एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट
इसके द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। यूरिनालाइसिस टू रूल ऑफ हेमेचूरिया और इन्फेक्शन, हेमेचूरिया का ब्लड अगर यूरिन के साथ में ब्लड वगैरह आ रहा है तो उसके द्वारा भी पता लगाया सकता है। उसके बाद में सीरम पीएसए को रूल आउट करके भी पता लगाया जा सकता है। रूल आउट फॉर कैंसर बट में आल्सो यूरिलेट इन बीपीएच, और कैंसर में बढ़ता है लेकिन ये बीपीएच में भी बढ़ता है। सीरम क्रिएटिनिन और B1 ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का भी लेवल पता करके भी पता किया जा सकता है। उसके बाद में है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में है पेशेंट विद द माइल्ड सिम्टम्स आर फॉलोइंग एनुअली, बीपीएच डज नॉट नेसेसरी वर्स इन ऑल मेंस। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, उसके अंदर क्या दे सकते हो, पेशेंट को एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दे सकते हैं, डेक्साजोसिन दे सकते हैं पेशेंट को, और टेलमोसोसिन, फ्लोमैक्स ये दे सकते हैं, टेराजोसिन दे सकते हैं। आर गिवन टू रिलैक्स स्मूथ मसल्स ब्लैडर बेस्ड ऑन द प्रोस्टेट टू फैसिलिटी अवॉइडिंग, ये कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जिसके कारण क्या हो गया, ब्लैडर को अवॉइड करने के ब्लैडर में से यूरिन पास करने के लिए मसल्स को स्मूथ कर देगा। उसके बाद में है फिनास्टाइड दे सकते हैं, एंड्रोजन इफेक्ट ऑफ प्रोस्टेट सेल, और रिवर्स प्रिवेंट ऑफ हाइपरप्लेजिया। और सर्जरी के अंदर क्या कर सकते हैं, टीयूआरपी की सर्जरी करते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल इंसिजन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये टीयूआरपी की सर्जरी कर सकते हैं। उसके बाद में ओपन प्रोस्टेक्टोमी कर सकते हैं फॉर वेरी लार्ज प्रोस्टेट, ज्यादा अगर बड़ी प्रोस्टेट है तो ओपन प्रोस्टेक्टोमी भी कर सकते हैं, यूजुअली इन सुप्रा प्यूबिक अप्रोच। और न्यूअर अप्रोच इन इंक्लूडिंग लेजर सर्जरी के द्वारा भी इसका ऑपरेशन वगैरह किया जा सकता है। ट्रांस यूरेथ्रल वेपोराइजेशन कर सकते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल नीडल एब्लेशन, इंसिजन ऑफ इंट्रा यूरेथ्रल स्टेंस, और हाइपर थर्मिया एंड थर्मोथेरेपी, इसके द्वारा भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या है, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, इनवॉलंटरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ब्लैडर सिस्टोलिथाइसिस हो सकता है। उसके बाद में विस्को यूरेथ्रल रिफ्लेक्सेस और हाइड्रोयूरेथ्रल और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, और क्रॉस हेमेचूरिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।